नमस्कार, मैं हूं अनुज शुक्ला और बियॉन्ड बॉर्डर्स में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। आज भी बात ईरान इजराइल युद्ध की होगी जो दूसरे दिन और भीषण हो गया। आज की बातचीत में ईरान इजराइल तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान भी है, अमेरिका और भारत भी। ईरान में परमाणु रेडिएशन की खबर भी है। वो विश्वासघात भी है जिसकी उम्मीद ईरान ने पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं की होगी। फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जासूसी की वजह से ईरानी सेना के कई अफसर दोस्तों असल में निपट गए। अमेरिका के रास्ते पाकिस्तान को खरीद कर इजराइल ने ईरान में घुसकर जो कांड किया वह असल में दुर्लभ है। ईरान के साथ पाकिस्तान ने ऐसा धोखा किया है जिसकी भरपाई निकट समय में संभव नहीं ईरान के लिए। आज के एपिसोड में दोस्तों बहुत कुछ है, आप अंत तक बने रहें और अपनी राय जरूर दें। इस वक्त दुनिया भर के सारे सुन्नी मुल्क चाहते हैं कि ईरान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और तबाही में अपने अपने स्तर पर जो ये सारे सुन्नी मुल्क हैं वह मदद भी कर रहे हैं। आप गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। सऊदी वगैरह इजराइल की तरफ जा रही मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट का पूर्व आतंकी जो इस वक्त सीरिया को आंक रहा, उस सीरिया के आसमान में इजरायली जेट्स की रिफ्यूलिंग हो रही, और 57 इस्लामिक देशों के लिए परमाणु बम, जिसे अपना पाकिस्तान जो हमारे पड़ोस में है वह असल में इस्लामिक बम बताता है। देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, क्या कर रहा। बात तो यहां तक सामने आ रही कि ईरान के अंदर ईरान के परमाणु ठिकानों का सटीक लोकेशन भी पाकिस्तान ने ही मुहैया करवाए। जितने टारगेट थे, जितने सैनिक और ईरानियन साइंटिस्ट मारे गए, उनका भी लोकेशन पाकिस्तान ने दिया, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से गहरा जुड़ाव रहा है। और एक थियरी तो आपको पता ही होगी दोस्तों, जो बहुत मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है, कि पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने ही ईरान को बम बनाने का फार्मूला दिया था। पाकिस्तान के दूसरे तमाम लोगों ने जो पाकिस्तान की परमाणु परियोजनाओं से जुड़े थे, उन्होंने ईरान की परमाणु परियोजना में मदद की थी, और उन्हें चीजों का बेहतर पता था कि ईरान में कहां क्या है और कौन क्या करता है। अमेरिका ने इन्हें पाकिस्तान से निकालकर मोसाद के हाथ में दे दिया और अपना काम पूरा किया। दोस्तों, ईरान के साथ पाकिस्तान ने भारी विश्वासघात किया। इसी विश्वासघात की वजह से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए, और नाताज जो भी आप कह रहे हो, वहां परमाणु रेडिएशन का इस वक्त खतरा है। इजरायली हमले में ईरान का यूरेनियम संवर्धन का जो सबसे बड़ा मुख्य केंद्र नातांज है वह तबाह हो गया। नातांज में जमीन के नीचे कई तल की इमारत है। ईरान ने इसे इसलिए बनाया था कि मोसाद की नजरों से बच सके, अमेरिका से बच सके, तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की निगाह से, निगरानी से बच सके। नातांज केंद्र के अंदर यानी जमीन के नीचे दोस्तों कहा जा रहा कि इजरायली हमले की वजह से वहां पर रेडिएशन लीक है। इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने भी कंफर्म कर दिया है, और यूएनएससी मामले में पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ईरान के संबंधित विभाग के अफसरों के संपर्क में है, रेडिएशन वगैरह की चीजों को लेकर के। ईरान के अफसरों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक नातांज में परमाणु संवर्धन केंद्र के बाहर फिलहाल कोई रेडिएशन लेवल नहीं पाया गया है, कोई खतरे की बात नहीं है, और वहां चीजें अभी नॉर्मल बताई जा रही। बाहर ईरान के परमाणु योजना से जुड़े अफसरों ने नातांज में तबाही को लेकर जो जानकारी दी, उससे पता चलता है कि हमले की वजह से जमीन के अंदर असल में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया, और जमीन के अंदर रेडिएशन लीक भी हुआ है, यह कंफर्म है। खैर जो भी हो, ईरान की सालों की मेहनत खत्म हो गई, और तमाम इजरायली दावों की माने तो परमाणु बम बनाने की ईरान की जो क्षमता थी, सालों मेहनत के बाद जो क्षमता उसने हासिल की, वह भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का
सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कि अमेरिका की वजह से असल में संभव हो पाया। उधर इजरायली हमले से पल्ला झाड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब हमलों का श्रेय लिया है और ईरान को चेताया है एक बार फिर से कि हमारे साथ डील कर लो वरना कुछ बचेगा नहीं। इजराइल इससे भी बहुत हार्ड मारेगा। पाकिस्तान की कलई तो खुल ही चुकी है और आशंका तो यहां तक जताई जा रही कि गुजरात के एयर इंडिया प्लेन क्रैश में भी पाकिस्तानी कनेक्शन है, क्योंकि एयर इंडिया को पहले से धमकियां दी गई थी। बाकी मामले की हर पहलू से जांच हो रही है। अगर उसमें पाकिस्तान का नाम रत्ती भर भी आया तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का अंजाम क्या हो सकता है। दोस्तों, ऐसा लग रहा कि पाकिस्तान की कुंडली में इस वक्त काल सर्पी हो गए। काल उसके इंतजार में बैठा हुआ है और काल से कितना पाकिस्तान भागेगा, कितना बचेगा, यह देखने वाली बात है। ईरान पर हमले में पाकिस्तान की भूमिका बार बार निकल करके सामने आ रही। कई चीजें और कई तथ्य सीधे पाकिस्तान की तरफ संकेत देते हैं और उसकी तरफ उंगली करते हैं। इजराइल ने शुक्रवार को जो हमला किया, सीधी सीमा नहीं होने के बावजूद हमले में ईरान की जो हालत की इजराइल ने, असल में उसका श्रेय, उसकी वजह पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तानी सेना को जाता है, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को जाता है। फील्ड मार्शल मुनीर जो ईरान के खिलाफ अपना काम निपटा के अमेरिकी मदद से पाकिस्तान से भाग निकला है। इस समय वह अमेरिका में बैठा हुआ है। परेड के बहाने अमेरिका ने उसे पाकिस्तान से निकाल लिया। इजराइल ने जिन हथियारों से ईरान की कमर तोड़ दी दोस्तों, उसे किसी काबिल का नहीं छोड़ा, यानी ईरान को। वह हथियार बिना पाकिस्तान की मदद के ईरान पहुंच ही नहीं सकते थे। ईरान के बड़े सेना अफसर और परमाणु वैज्ञानिक कैसे एलिमिनेट हुए, उनके पीछे पाकिस्तानी भूमिका तथ्यों के साथ बाहर आ रही। जो ऑपरेशन इजराइल ने चलाया, उस ऑपरेशन को आप देखिए तो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। कैसे, इसे देखिए। शुक्रवार की सुबह इजराइल ने ईरान पर जो ऑपरेशन राइजिंग लायन किया, उसमें कई चरण में हमले किए गए। सामने आ रहा कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के लिए मोसाद लंबे वक्त से ईरान के अंदर भी तैयारियां कर रहा था। सबसे बड़ी तैयारी तो असल में ईरान के अंदर ही थी। मोसाद ने ईरान के अंदर ही अपना बेस बना लिया, वहां ड्रोन्स और हथियार पहुंचाए और उन्हें असेंबल किया वहीं पर। शुक्रवार की सुबह जब ऑपरेशन के तहत हमला किया गया, उस हमले के पहले तक ईरान भाप तक नहीं पाया कि उसके अंदर असल में इजरायली बेस एक्टिव है और क्या कुछ पक रहा है। जब ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत 200 इजरायली जेट्स ने ईरान पर धावा बोला, ईरान के अंदर एक्टिव मोसाद के बेसेस ने भी धावा बोल दिया। ड्रोन से हमले किए गए और ईरान के पलटवार की ताकत को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कैसे? बताया जा रहा कि मोसाद के इन बेसेस ने उन ट्रकों और गोदामों पर भी निशाना बनाया जो मिसाइल ले जा रहे थे या वहां हथियार रखे हुए थे पहले से। बताया यह भी जा रहा कि असल में इन्हीं बेसेस ने ही ईरान को भयंकर चोट पहुंचाई। अब सवाल है कि ईरान में यह हथियार किस रास्ते पहुंचा। इजराइल और ईरान की सीमा आपस में तो लगती नहीं। हवाई और समंदर के रास्ते, बड़े पैमाने पर हथियारों की खेप इजराइल से ईरान पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। तो बचता है जमीन का रास्ता, जो किसी तीसरे देश से होकर के जाता हो ईरान में। और दूसरा बड़ा सवाल है कि इजराइल के लिए वह सबसे आसान और सुरक्षित जमीनी रास्ता कौन सा हो सकता है। आप नक्शा देखिए। तुर्की अजरबैजान हो नहीं सकते, क्योंकि ये घोर इजराइल विरोधी देशों में इनकी गिनती की जाती है। तुर्कमेनिस्तान पश्चिम विरोधी देश है जो कभी रूस का हिस्सा था, वह हो नहीं सकता। अफगानिस्तान का तो सवाल ही नहीं है कि इजराइल या अमेरिका की मदद करे ईरान के खिलाफ फिलहाल। और इराक की सीमा पर ईरान बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। सबसे ज्यादा सतर्क कहें तो गलत नहीं होगा।
दोस्तों, अब सिर्फ एक देश बचता है और वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कब्जे वाला बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ईरान के साथ जमीनी सीमा साझा करता है। यहां इस्लामिक स्टेट खूब सक्रिय है, जिसे पाकिस्तान की सेना ने बलूचों का दमन करने के लिए यहां अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही भेजा है। यहां पिछले कई महीनों से इस्लामिक स्टेट और तमाम पाकिस्तानी सेना परस्त आतंकी संगठन सक्रिय हैं और अभी हाल ही में उन्होंने बलूचिस्तान में बलूचों के खिलाफ जिहाद की घोषणा भी की थी और यह बताया भी था कि उनका बेस कैंप यहां से चलता है। सुन्नी इस्लाम मानने वाले पाकिस्तान के कई और इस्लामिक संगठन और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की सेना, इन सब का शियाओं को लेकर क्या रुख रहा है या किसी को भी बार बार बताने की जरूरत नहीं। साफ साफ समझ में आता है कि ईरान में जो हथियार वगैरह मोसाद का बेस बनाने के लिए पहुंचाए गए वह इसी रास्ते से गए होंगे, वह पाकिस्तान का ही रास्ता रहा होगा। वैसे भी पाकिस्तान का तो अतीत ही रहा है इस तरह की चीजों को करने का। जॉर्डन जाकर इसी पाकिस्तानी सेना ने अतीत में हजारों फिलिस्तीनियों को टैंक लगाकर एलिमिनेट किया था। जॉर्डन ने इस काम के लिए पाकिस्तानी सेना को पैसे दिए थे, कौन नहीं जानता। मोसाद की उस्तादी माननी पड़ेगी कि उसने अमेरिका के रास्ते पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर लिया। बात सिर्फ हथियार पहुंचाने भर का नहीं है। ईरान, पाकिस्तान ने ऐसा साफ साफ लगता है कि सटीक लोकेशन भी मुहैया करवाएं मोसाद को। अब सीधे मुहैया करवाएं या अमेरिका के रास्ते, यह देखने की बात है, लेकिन संभावना है कि अमेरिका के रास्ते ही मुहैया करवाए हों। कैसे, इसका एक सबूत देखिए। एसोसिएटेड प्रेस पाकिस्तान की खबर है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पिछले महीने यानी 27 मई को ईरान के मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में मुनीर ने मुलाकात के बाद बघेरी को एक घड़ी बतौर गिफ्ट दी थी। मुलाकातों में इस तरह का शिष्टाचार लेन देन होता है और जो घड़ी गिफ्ट की गई थी ईरानी अफसर को बताया जा रहा कि वो जीपीएस सपोर्टेड थी। बघेरी का क्या हुआ? शुक्रवार को इजरायली हमले में एलिमिनेट हो गए। ऐसे ही कई अफसरों को मेल मुलाकातों के दौरान पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिफ्ट दिए गए थे। उनका क्या हुआ? कई बड़े अफसर एलिमिनेट हुए, कई वैज्ञानिक एलिमिनेट हुए। आपने तस्वीरें देखी होंगी। इजराइल ने अफसरों और वैज्ञानिकों के अपार्टमेंट में कितना सटीक टारगेट हिट किया। बिल्कुल वही फ्लाइट उड़ाया जिसे इजराइल उड़ाना चाहता था और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बगल के फ्लैट में इजरायली हमले में प्लास्टर तक नहीं उगड़ा। इतना सटीक मारा इजराइल ने। क्या यह जीपीएस के बिना, क्या यह इंटेल के बिना, सटीक जानकारी के बिना संभव है? और यह भी कम दिलचस्प नहीं कि मुनीर को अमेरिका ने अचानक से परेड के लिए बुलाया। टाइमिंग देखिए। क्या इजराइल के ऑपरेशन से पहले अमेरिका ने मुनीर को पाकिस्तान से निकाल लिया? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल का तो है। और सिर्फ भारत ही नहीं, ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमेरिका ने अपना बेस बनाया हुआ है। वह पाकिस्तान का कैसे इस्तेमाल करता है यह सब जानते हैं। पाकिस्तान शक के दायरे में। ईरान ने कहा भी है कि जिसने भी हमलों में मदद दी है वह उसे छोड़ेगा नहीं। तो क्या इसी वजह से मुनीर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका भाग गया? क्या पाकिस्तान जानता था कि मोसाद उसका इस्तेमाल कर रहा है? क्या ईरान को पता नहीं चला कि पाकिस्तान उसके साथ गद्दारी कर सकता है? क्या ईरान पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाएगा? और क्या रेडिएशन की वजह से ईरान में हालात और नाजुक हो सकते हैं? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब पर नजर बनी रहेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका धन्यवाद।